हाँ, तो जो आप देखिए क्या करिए, आप जितना ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का इशू है, उसके साथ आप जब भी लेक्चर ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का चले, आप उसमें पिछले तकरीबन 1.5 साल की न्यूज को तलाशने की कोशिश करिए। अब आपको ये लग सकता है कि साहब मैं 1.5 साल की न्यूज कैसे तलाशूं। आप ऐसा करो कि जो जो टॉपिक लिखा जा रहा है उसको आप गूगल करो। गूगल आप कई तरह से करो, शब्दों को चेंज करके करो। एक तो सौर बड़े अच्छा काम करते हैं, पूरा हिंट दे देते हैं सारे सारे टॉपिक्स का, सारे सारे वर्डिंग्स का। एक इनके आप सारे वर्डिंग्स को डालो और उसको गूगल मारो। देखो 1.5 साल में मैं बता रहा हूँ, आज का इनका जो टॉपिक है, आपको कम से कम 10 से 15 समाचार मिलेंगे कहीं न कहीं पे। उन समाचारों के आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। देखिए मार्गदर्शन एक डिफरेंट तरह से पूरे सिस्टम को लेके चल रहा है। जिन लोगों ने पहले कहीं कोचिंग की होगी वो इसको एहसास कर रहे होंगे कि दोनों सिस्टमों में किस तरह का गैप है। हम ये कोशिश करते हैं कि हम फंडामेंटल्स तो क्लियर करें ही करें, साथ ही साथ वो किस तरह के सवाल बन सकते हैं भी समझने की कोशिश करें। मैं एक लाइन हमेशा रिपीट करता हूं, सिविल सर्विसेज करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हो चुका है। इसका मतलब यह नहीं है करंट अफेयर्स पूछते हैं, इसका मतलब यह है करंट अफेयर्स के पीछे का दर्शन पूछते हैं। You need to control the philosophy behind the current affairs. जितने टॉपिक शौर ने लिए हैं सबके पीछे एक दर्शन है। आप उस दर्शन को समझिए और उस दर्शन को समझने के बाद आप घटनाओं से जोड़ने की कोशिश करिए। शायद अगर ऐसा आप कर ले जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मैं आपको एक लीड देता हूं, रुपये का डिप्रिसिएशन हो रहा है। पिछले 21 महीने में रुपया सबसे निम्नतम स्तर पर आ गया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हाउ यू कैन सर्च द टॉपिक विच शौर हैज गिवन, कि 21 महीने में रुपया सबसे निम्नतम स्तर पर आ गया है। यह क्यों हुआ है? रुपया के नीचे आने का फायदा क्या है? रुपया के नीचे आने का नुकसान क्या है? रुपया नीचे आ रहा है, अगर हम फॉरेन में एक्सपेंडिचर करना है तो हम क्या करें? रुपया नीचे आने से देश की अर्थव्यवस्था को फायदा नुकसान क्या हो रहा है? सेम वे शौर्य जितने पठार, जितने पहाड़, जितनी वैली, जितनी भी आज उन्होंने इश्यूज कवर करने की कोशिश किए हैं, उन सारे इश्यूज को आप देखें और उन इश्यूज को आप जितने घटनाक्रमों से जोड़ सकते, जैसे अभी हाल में उत्तराखंड में बाढ़ आई है, आपदा हुई है। शौर ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है कि जो हमारा एक फेजाइल एरिया है, जो कि अपना बांध है, अगर बांध का पानी इतना बड़ा होता है, इतना दबाव होता है कि वह अपने आप में वोल्केनो लाने के लिए सफिशिएंट होता है। अब नाउ यू रिलेट दैट कॉन्सेप्ट व्हिच ही हैज एक्सप्लेन्ड विद द उत्तराखंड में ग्लेशियर की कारण हुआ, लेकिन ग्लेशियर भी तो बाढ़ ही दिया ना। वहां पर भी तो जो मैन मेड एक्टिविटीज थी, जैसे उत्तराखंड में हर 32 किलोमीटर एक बांध। देखिए दोनों मैं कंपेयर कर रहा हूँ, व्हाट ही हैज एक्सप्लेन्ड ऑन द कॉन्सेप्चुअल बेसिस कि ज्योग्राफिकल इश्यूज क्या क्या, उन्होंने इश्यूज क्या टच कर दिया कि जो वहां पर बांध का पानी है वह अपने आप में झंझावात ला सकता है, अपने आप में भूकंप ला सकता है। नाउ यू कम ऑन टू द उत्तराखंड, हर 32 किलोमीटर में एक बांध है। तो मैं सौर की उसी थ्योरी को मैं आगे ले जा रहा हूं, तो हर 32 किलोमीटर में संभावना है भूकंप की, हर जगह आ सकता है। अगर वहां आ सकता है जहां पे सौर ने एक्सप्लेन किया है तो यहां भी आ सकता है। अच्छा, मैं और इसको और आगे बढ़ाइए कि अगर महाराष्ट्र की जो उन्होंने इश्यूज क्लियर किया, महाराष्ट्र की तुलना में जो उत्तराखंड है वो ज्यादा फ्रेजाइल है, वो ज्यादा प्रोन है। अब यहां से आपका दिमाग काम करना शुरू करना चाहिए। What I'm trying to explain you, the lecture you need to correlate with the happenings going on. Every day something going on with this world. We need to capture it. चाहे वह जिस फील्ड में, हम बार बार बोलता हूँ, हम लोग आपको न्यूज बुलेटिन नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग आपको कंटेंट पढ़ाते हैं। अगर कोई चीज न्यूज बताते भी हैं तो हमारा अपना न्यूज से इंटरेस्ट बहुत छोटा होता है, बहुत जल्दी हम न्यूज छोड़ देते हैं, हम न्यूज के पीछे पहुंच जाते हैं। यही आर्ट डेवलप करने की आवश्यकता है आप लोगों को।
तो जो शौर्य ने काम दिया उसमें एक काम और ऐड कर रहा हूं कि आप इनके सारे टॉपिक को एनालाइज करिए लास्ट 1.5 ईयर की हैपनिंग्स को लेके। शौर्य सर इस प्रकार से पढ़ेंगे जैसा कि आप बता रहे हैं सर, तो इनको कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि ज्योग्राफी कब पढ़ते पढ़ते इनका एनवायरमेंट भी तैयार हो गया सर। अलग से इनको नहीं पढ़ना पड़ेगा कभी। यस एग्जैक्टली हाँ, ये बात मुझे छूट गई थी, ये बात एकदम ठीक बोल रहे हैं कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट क्या है ना, ऐसे सटे हुए हैं कि उनके बीच की लाइन कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता है। अच्छा आपको बता दूं, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से सवाल ज्यादा क्यों आ रहे हैं, टफ क्यों आ रहे हैं, उसका कारण क्या है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स इसी एग्जाम से होता है और उनकी मेरिट आपसे ऊपर जाती है, तो उनको ग्रिल करने के चक्कर में वो फॉरेस्ट का, इन्वायरमेंट का और ज्योग्राफी का सवाल डालते हैं और टफ सवाल डालते हैं। अगर आप देखिए तो सवालों के ट्रेंड में ज्योग्राफी इन्वायरमेंट ज्यादा टफ होना शुरू हो गया है। इफ आई कंपेयर तो सबसे टफ आ रहा है इसमें कल्चर, सबसे आसान आता है इकोनॉमिक्स, मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम द इकोनॉमिक्स। लास्ट ईयर में आपके साथ तकदीर अच्छी थी, पॉलिटी आसान है, पॉलिटी आसान आता नहीं है, लास्ट ईयर आसान था। उसके बाद जो दुरूह सवालों की श्रृंखला है उसमें कल्चर है, कल्चर दुरूह से ज्यादा क्या है, उसके मटेरियल नहीं मिलते हैं। कल्चर के साथ दो प्रॉब्लम है, एक तो क्या है, जो आप लोग किताब पढ़ते बड़े पॉपुलर किताब है वो बेकार हो चुकी है, तो कल्चरल के साथ कल्चर का प्रॉब्लम क्या, कितनी मटेरियल नहीं मिलता है। लेकिन फॉरेस्ट सर्विस के लड़कों के कारण, जो मेरा अपना आकलन है, मैं सही हूँ गलत हूँ नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरा प्रश्न पत्र की समझ है, फॉरेस्ट सर्विस के कारण इन्वायरमेंट ज्योग्राफी स्ट्रांग आने लग गया है। अब देखिए अपने को जो रण क्षेत्र मिल रहा है उसी में जाके लड़ाई करनी है, तो अपने को ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट करना है। जिस तरह से ज्योग्राफी इन्वायरमेंट क्लास चल रहा है, मैं फिर बोलता हूँ 5 से 6 सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे कम मिलने की कोई संभावना नहीं। क्लास बहुत अच्छा चल रहा है, मैं पूरा क्लास सुनता हूँ, आई डोंट पार्टिसिपेट बिकॉज इट यू आर एक्सपायर्ड, मैं सुनता पूरा क्लास हूँ। आई ऑलवेज फाइंड कि लॉट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स बीइंग एक्सप्लोर्ड, जो आपको किताबों में आसानी से नहीं मिलेगा। जो किताब शौर्य इस्तेमाल करते, मैं सारी किताबें जानता हूँ, बहुत हाई स्टैंडर्ड है किताबें, बहुत हाई स्टैंडर्ड है। उसको ज्योग्राफी वाले पढ़ते हैं, जीएस की, ज्योग्राफी के भी एडवांस पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के आम स्टूडेंट के पास की किताब नहीं है वो। तो यू आर वेरी लकी कि वी आर एक्सपेरिमेंटिंग, वी आर एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ हाई स्टैंडर्ड बुक्स, इवन जिसका ऑप्शनल ज्योग्राफी है उसको भी मदद मिलेगी। फर्स्ट क्लास काफी लंबी हो गई, लेकिन क्या है यार, लंबी क्लास करनी पड़ेगी, मजबूरी है। हम लोग एक ऐसे रास्ते पे हैं कि जहाँ पे दिन में भी लड़ाई करनी पड़ेगी, रात में भी लड़ाई करनी पड़ेगी। हम कोई दिन में लड़ाई करके ये युद्ध जीत नहीं सकते हैं। और वी वांट टू सम सक्सेस इन 2021। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, टू कन्विंस योरसेल्फ मोर टुवर्ड्स द गोल, कि अपने को 2021 में सफलता चाहिए। हम बहुत दिनों तक इस अभियान को इस रूप में नहीं चला सकते हैं कि हम पढ़ाते रहे कोई परिणाम ना हो। मैं फिर बोलता हूँ, आपको 65-70 सवाल जून के दूसरे सप्ताह के पेपर में मिलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ मिलेंगे आपको। जो यूपी पीसीएस है उसमें 75-80 सवाल मिलेंगे। जो आप लोगों ने बिहार पीसीएस के साथ किया वो अब मत दोहराइएगा, मुझे बहुत दुख होता है कि बिहार पीसीएस के इतना आसान पेपरबाजी नहीं हुआ। तो वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स and we need to improve it. I think it's enough. Sure, बहुत थक भी गया हूँ, बहुत लंबा क्लास था। सर बस एक छोटी चीज कहना चाहता हूँ सर। शुरू में सर आप सारी पुस्तकें तो आप ही ने दी हैं सर, उसमें से कुछ पुस्तकें आपने दी थी सर, क्वेश्चन बैंक वगैरह टाइप के भी बहुत सारा पुस्तक आपने दिया था सर। तब मैं, क्योंकि मुझे भी 15 साल हो गया था सर, 14-15 साल पढ़े हुए ज्योग्राफी सर। तो जब पहले दिन मैंने उसको उठाया था सर, तो ऐसा 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 फील होता था सर मुझे भी एक विद्यार्थी के तौर पर, कि जो है इसमें तो बहुत वो लग जाएगा सर, बहुत हालत खराब हो जाएगा, ये नहीं सॉल्व हो रहा है सर। रेजिडुअल नॉलेज से कोई भी सवाल यूपीएससी में रेजिडुअल नॉलेज से सॉल्व होना पॉसिबल नहीं है सर। अभी 5-6 कुल मिलाकर 6-7 क्लास हमारा हुआ होगा सर, मैं भी एक विद्यार्थी की तरह ही पढ़ रहा हूँ सर इसको। अब सर ऐसा लगता है कि ये जो है वो धोखा कर रहा है एस्पिरेंट्स के साथ, ये उस लेवल का क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं जिस लेवल का होना चाहिए। ये स्थिति है, नहीं इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है सर। जो क्या है, अपना एज ए टीचर मैं इम्प्रूव कैसे किया हूँ, मैंने मार्केट का सारा मटेरियल पढ़ा। यस सर। और मैंने सबको रिजेक्ट कर दिया। राइट सर। सब रिजेक्ट कर दिया। और मैं सारा मटेरियल मार्केट में देख लेता हूँ, जितने क्वेश्चन बैंक है मैंने सब देखे हैं, चाहे हिस्ट्री पे हो, ज्योग्राफी पे हो, पॉलिटी पे हो, क्योंकि अपने को समझना है कहाँ पे है। तो आई एग्री विद श्योर, ये सब बहुत सब स्टैंडर्ड है। ये सब स्टैंडर्ड क्यों छापते हैं उसका मैं काम बताता हूँ। इनको बेचना है, अगर बहुत हाई स्टैंडर्ड अगर बना दो बिकेगा नहीं। इससे मार्गदर्शन जो है कभी भी बहुत हिट नहीं हो सकता है।
उसका रीजन क्या है कि इसका स्टैंडर्ड इतना ज्यादा हाई है पढ़ाने का कि आम छात्रों के बस का नहीं है ये। सेम वे वो किताबें हैं, वो किताबें अगर हाई स्टैंडर्ड तो खरीदेगा कौन? भाई वो तो बेचना है ना, वो तो पैसा कमाना है। तो सामान ये तो 100 रुपये तुमको कल भेजता हूँ पॉलिटी का क्वेश्चन बैंक, तुम यू आर सरप्राइज कि ऐसे क्वेश्चन बैंक बनाए जाते हैं। मैंने आपको सिर्फ ज्योग्राफी का भेजा, एनवायरमेंट का। यस सर। मैंने कल्चर का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, मैंने सब जितने सबके देखे हैं। वो ऐसे बनाते हैं कि अगर उससे आदमी पढ़े तो सिलेक्शन होना है तो भी ना हो। These all are the misleading informations. Yes, sir. लेकिन इसको करने का एक फायदा क्या है कि आपको बेसिक समझ आता है। मैं ये भी नहीं कहता मत करो इसको, आप कर लो, लेकिन ये आपको सिलेक्शन की ओर नहीं ले जा रहा है। मैं इनके दृष्टिकोण से सोच रहा था सर, जो हमारे साथी हैं, हमारे बच्चे हैं सर, इनके दृष्टिकोण से मैं इसी चीज को अप्लाई कर रहा था कि सर जो अपना जो क्लास ये जो हो रहा है उसके बाद थोड़ा सा होमवर्क कर लेंगे जो आप बता रहे हैं, उसके बाद उनको ये सब चीज ऐसा लगने लगेगा सर कि ये इसका कोई स्तर ही नहीं है। सबसे अच्छी बात है कुछ नहीं है। यस यस आई एग्री। आप इस क्लास बाद उसको खोल के देखो, कुछ उसमें है ही नहीं है। वो एक लेमैन के लिए किताब हो सकती है, एक वेल प्रिपेयर्ड एस्पायरेंट में 2 दिन का काम है वो। आप पढ़ना पलटोगे खत्म होता जाएगा। अब एनसीईआरटी में सर नहीं मजा आएगा इनको सर, आप ये पढ़ के देख लें वही चैप्टर वापस जाके। नहीं ना, क्या है देखो, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी क्यों है? वह एक बेस किताब है जी सर, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। अब मैं हमेशा बोलता हूँ, करें एनसीईआरटी का सवाल आपने सिविल सर्विसेज में गलत कर दिया तो आप रेस के बाद सही बात है। I always use this line: the aspirant who are not able to correct the NCERT's question in the civil services cannot qualify. क्योंकि 15-20% सवाल एनसीईआरटी से आते हैं, वो अगर आपने गलत कर दिए तो फिर आगे तो आप सही नहीं कर सकते हो ना। सही बात है सर। तो इट इज ए एसेंशियल रिक्वायरमेंट कि एनसीईआरटी पे कंट्रोल होना चाहिए। और जिस तरह हम लोग पढ़ना, एनसीईआरटी पे कंट्रोल करने में रखा क्या है? कुछ नहीं सर। मैं एनसीईआरटी एक दिन में पढ़ लेता हूँ। राइट नाउ मैं आप जब क्लास लेता हूँ, मैं एक दिन पढ़ता हूँ एनसीईआरटी। मैं जब भी क्लास लेता हूँ इनका, मान लो मैं इनका कोई रिवीजन लेक्चर को, मैं एनसीईआरटी उसी पे पढ़ देता हूँ। मुझे 2-3 घंटा लगता है एनसीईआरटी पढ़ने में। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप एक बार आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, बहुत अंडरलाइन किए होते हो, बहुत फुटनोट लिखे होते हो, तो आपको फास्ट हो जाता है। आई ऑल्सो अप्रिशिएट कि जो शौर्य की और जो मेरी कैपेसिटी आपकी नहीं है इस समय, चूंकि आप लोग यंग एस्पायरेंट हो, लेकिन आपको यहाँ तक आना ही होगा अगर आपको समाचार पत्र में नाम छपवाना है। सही बात है सर। किसी कुछ कहना है? Anyone has any issue? क्या ना डिस्कशन हम लोग 10-15 मिनट करते हैं, उससे बोलने की झिझक खुलती है। टीचिंग इज वन पार्ट, तो करते हैं, वी शुड डिस्कस आल्सो कि आपके इश्यूज क्या है, आपको क्या लग रहा है, आपको दिक्कत क्या आ रही है। बिकॉज अल्टीमेटली जो वॉरियर है वही फ्रंट पे जाएगा, हम थोड़ी जाएंगे। तो वी हैव टू प्रिपेयर यू फॉर द वॉर। अगर आप तैयार हो पा रहे तो काम हो गया, नहीं हो पा रहे तो कुछ फायदा नहीं हुआ ना। ये कोई एकेडमिक तो इंटरेस्ट है नहीं कि यार पढ़ लिया चलो ठीक है, नॉलेज हो गया। स्वांतः सुखाय तो हम लोग लिखते हैं, एज ए राइटर क्या करते हैं, स्वांतः सुखाय है लिख लिया, सुख हम लोग सुख हो गए। यहाँ स्वांतः सुखाय थोड़ी है, दूसरे को सेटिस्फाई करना है। तो आप लोग अपने इश्यूज भी लिखा करिए, आप बताया करिए किस जो टॉपिक हो जाए उस टॉपिक को आप फिर से देखिए। आपको कोई गैप दिखता है, यू लेट अस नो कि साहब इस टॉपिक में एक गैप दिख रहा है। हम लोग भी ह्यूमन बीइंग ही है, मिस्टेक अपने से हो सकता है। हाँ बोलो, बोलिए। ने बताया क्लास में कि चीजों को कोरिलेट करो ज्योग्राफी की एनवायरनमेंट से, तो सर उसमें बताने लगे कि राजस्थान में जो मिला था क्लीवर वो अफ्रीका में इस तरह से कनेक्ट हुआ, कनेक्टिविटी। तो सर ने क्या मोरक्को और वहाँ के बारे में बताया, तुरंत दिमाग में आया से रिलेटेड इश्यू हो गया कि वहीं पे अरब स्प्रिंग हुई थी, वहां चारों राष्ट्र में तानाशाहों का शासन था और वहाँ सशस्त्र क्रांतियां हुई थी। सर तुरंत वो चीज के लिए एक नया आयाम दिया आपने सोचने का। तुरंत वहां आपने बताया कि बर्बेरियन जातियां निवास करती थी और वहीं पे सशस्त्र क्रांति हुई थी। सर इशू दिमाग में आया, तो ये आयाम तक सोचने का आपने बहुत बताया। थैंक यू। बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही सोचना है हम सबको, हर विषय पढ़ते समय यही सोच रखनी है कि इसका जो है मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, ऐसा करके। देखिए जैसे आज जितना टॉपिक शॉर्ट ने कवर किया, उसको आप ट्राइब्स जोड़ देखिए, उसको आप ट्राइबल बेल्ट जोड़िए। यस सर। कहाँ पे कौन सी ट्राइब है, और आगे बढ़ जाइए, उन ट्राइबों का डांस कौन सा है। देखिए आप इसी से आप हिस्ट्री भी तैयार करो, इसी से आप सोशियोलॉजी भी तैयार करो, इससे आप इंडिया की सोशल प्रॉब्लम तैयार करो। तो जहां जहां इन्होंने नाम लिया वहां कौन कौन सी ट्राइब है।
उनके कौन से ट्राइबल डांस हैं, उन ट्राइबल डांस की खास बात क्या है। मैंने एक आपको पूरा डांस का पूरा लेक्चर होगा, मेरे ख्याल से 2-3 घंटे का लेक्चर होगा अगर सब मिलाएंगे। मैंने ऐसे तैयार किया था कि मैंने इंडिया का मैप उठाया था, इंडिया के मैप से मैंने पूरा जॉट डाउन किया, वहां की सारी ट्राइब मैंने सर्च की, उन सारी ट्राइब्स मैंने डांस निकाले और सबके डांस के एक एक दो इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं है, हर ट्राइबल डांस के 1-2 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ज्यादा नहीं, वही आते हैं। यूपीएससी ये नहीं चाहती है ना कि आपको वही, यूपीएससी हमेशा वही चाहती है जो बहुत स्ट्राइकिंग फीचर्स होते हैं, लेकिन वो ऐसा पूछती है कि वो दिमाग में आता नहीं है। हम लोग के टाइम में छाऊ नृत्य वगैरह बहुत फेमस थे, अब वो पीछे चले गए हैं क्योंकि वो सब जान गए। तो ये 3-4 तरह की अवस्थाएं हैं, सोचिए, बाकी ईश्वर है वो न्याय करेगा। कभी उसने सच्चे दिल से काम करने वालों के साथ अन्याय किया नहीं है, तो आप साथ भी नहीं करेगा। ठीक है फिर, टेक केयर, ओके, थैंक यू थैंक यू सर। प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, प्रणाम सर।